नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता हूं और इसी कड़ी में मैं आज एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आ चुका हूं, जिसका टॉपिक है जलमंडल और महासागरीय जलधाराएँ। आज हम लोग काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। कि आप देख पा रहे हैं, पहला टॉपिक है जलमंडल। चलिए हम लोग सबसे पहले जलमंडल की बात करते हैं। पहला पॉइंट है, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग यानी लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जलमंडल है, तो बचा हुआ पार्ट जो हुआ 29% स्थलमंडल। और यहाँ पे बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी क्षेत्रफल हैं उनमें से लगभग 61% और दक्षिणी गोलार्ध में जितने क्षेत्रफल हैं उनमें से लगभग 81% भाग जो है वो जलमंडल है, अर्थात महासागरों से ढका है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा है। हम लोग जानते हैं कि महासागरों का जल खारा होता है और महासागरों में जो जल है वो पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत है, तो 97.5%। आगे बढ़ते हैं, जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है, यानी कि विश्व में जितने भी जनसंख्या निवास करती है वो 2.5% जल का ही सेवन करती है। हालांकि अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से समुद्रों के जल को भी पीने योग्य बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। बता रहा है यहाँ पे कि धरातल पे जो जल गिरता है वो जल गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है और कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट है, महासागरीय जल के 2 प्रमुख गुण हैं। कौन कौन? तापमान और लवणता। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि महासागरीय जल का गुण में एक तापमान भी है। कुछ महासागरीय जल होते हैं जो तुलनात्मक रूप से ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा महासागरीय जल में कहीं अधिक लवणता होती है तो कहीं कम लवणता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि महासागरीय जल के ये सारे महत्वपूर्ण गुण हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाती है। यानी कि जलमंडल का वह विशाल भाग जिसका कोई निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाएगा? महासागर कहलाएगा। आगे है, भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में, देखिए दोस्तों यहाँ पे महानगरों लिखा गया है, आप महासागरों पढ़ेंगे। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो वर्ल्ड करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो देख सकते हैं। अब महासागरों की संख्या जो है वो 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है और जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर ही है। लेकिन जो 5वां सबसे छोटा, या यूँ कहें कि सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और जो एक महासागर को जोड़ा गया है वो है दक्षिणी महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उच्चतामितीय वक्र एक रेखा है जिसके माध्यम से, एक काल्पनिक रेखा है जिसके माध्यम से स्थलों की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं, समुद्र। जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। ठीक है, तो समुद्र किसे कहेंगे? जो 3 तरफ से जल राशि से घिरा हो और एक तरफ से विशाल जल राशि यानी महासागर से घिरा हो। ठीक है, अब देखिए, खाड़ी और बे में बेसिक जो अंतर है उसको समझने का प्रयास करिएगा। खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने से जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, खाड़ी और वे दोनों, खाड़ी यहाँ पे देखिए, खाड़ी को गल्फ कहा गया है और वे को भी खाड़ी कहा जाता है। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए, यहाँ पे खाड़ी का इंग्लिश गल्फ है और नीचे में जो बे लिखा हुआ है BAY, उसका हिंदी भी खाड़ी होता है। तो दोनों लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन बेसिक जो अंतर है उसको देखने का प्रयास कीजिए फिर से एक बार। खाड़ी, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। आप देख सकते हैं खंभात की खाड़ी,
खंभात की खाड़ी में जल का एक राशि स्थलीय भाग में प्रवेश कर चुका है। मन्नार की खाड़ी में भी वही स्थिति है, फारस की खाड़ी में भी वही स्थिति है और मैक्सिको की खाड़ी में भी वही स्थिति है। लेकिन अब हम लोग वे के बारे में बात करेंगे। इसका हिंदी भी खाड़ी ही होता है, लेकिन मूलभूत अंतर है वो यह है कि इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र में फैला मिला होता है। फिर से समझिए, इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। अब बंगाल की खाड़ी को देखने का कोशिश करिए। बंगाल की खाड़ी का दो किनारा जो है स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ टापुओं का समूह है, जैसे आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरी तरफ का मुहाना समुद्र से मिला होता है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे तो खाड़ी है, लेकिन इसको अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो इसको वे ऑफ बंगाल बोलते हैं। यहाँ पे बे जो है वो खाड़ी का ही सूचक है, लेकिन बेसिक अंतर जो है वो यह है कि एक में है जो कि स्थलीय भाग में जल प्रवेश कर गया हो। तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और आगे है, सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ठीक है, जो महासागरों का तापमान होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान फरवरी माह में होता है और 33 डिग्री सेल्सियस अगस्त माह में। अब कैसे होता है हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखिए, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर जो होता है वो नगण्य होता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता के चलूँ कि स्थल की तुलना में महासागर बहुत अधिक समय लेते हैं गर्म होने में और ठंडे होने में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि दिन में जो है तापमान अधिक है तो तापमान तो एक बना रहा, लेकिन रात में जैसे ही तापमान कम होता है लेकिन फिर भी कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि महासागरीय जलों का एक गुण है कि वो देर से ठंडा और देर से गर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। इसी कारण से दैनिक तापांतर में कोई खास अंतर नहीं होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो महासागरीय जल का तापमान होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो जो न्यूनतम तापमान है वो फरवरी महीने में रहता है और अधिकतम अगस्त में। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में या पृथ्वी के अधिकांश भाग में सर्वाधिक ठंडा जो होता है वो होता है दिसंबर और जनवरी का, लेकिन महासागरों को ठंडा होने में समय लगता है। हमने अभी बताया कि जल क्षेत्र का और स्थल क्षेत्र में बेसिक अंतर यह है कि वह धीरे धीरे ठंडा होते हैं और धीरे धीरे गर्म होते हैं, जबकि स्थल क्षेत्र तेज़ी से ठंडा और तेज़ी से गर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि मान लीजिए कि आपका जो तापमान कम हुआ वो दिसंबर और जनवरी में हुआ, लेकिन समुद्रों को ठंडा होने में समय लगता है तो वो जाके फरवरी में सबसे ज़्यादा ठंडा हो पाते हैं। उसी प्रकार महासागरीय जल जो है उनका तापमान सबसे ज़्यादा अधिक कब अंकित किया है? अगस्त में। स्थलीय भाग में आप देखेंगे कि पृथ्वी के अधिकांश भाग, चूँकि स्थलों की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में अधिक है तो हम लोग बेसिकली उत्तरी गोलार्ध का ही बात करते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक तापमान जो होता है वो होता है मई जून में, लेकिन पृथ्वी को समुद्रीय भाग को गर्म होने में समय लगता है तो वो जाके अगस्त में गर्म होता है। ठीक है, तो उसी के प्रभाव के कारण अगस्त में उच्चतम तापमान और फरवरी में न्यूनतम तापमान महासागरीय जलों में अंकित किया जाता है। आगे है, आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में अंतर यह है कि इसका जो आकार है वो काफ़ी, हम लोग पढ़े हैं आगे कि अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है और इस तरह के आकार होने के कारण इसके जल में वार्षिक तापांतर जो होता है वह प्रशांत महासागर के तुलना में अधिक होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। इसका एक सबसे प्रमुख कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, तो स्थलीय भाग अधिक होने के कारण अगर हीट हो रहा है तो अगर स्थल हीट हो रहा है तो किसी न किसी रूप में वो महासागरों को भी प्रभावित कर रहा है, तो जिसके कारण क्या है कि महासागरों के तापमान भी ऊपर नीचे होते हैं, इसीलिए वहाँ तापांतर की स्थिति पैदा होती है, अधिक तापांतर की स्थिति पैदा होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर जो है अधिक है, स्थलीय भाग काफ़ी कम है, तो इसके तुलना में जो तापांतर है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शिल्प आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शिल्प है। ठीक है, आप इसको याद करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे है, महाद्वीपीय शिल्प प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। एक बार फिर से सुनेंगे, महासागरीय शिल्प जो है वो प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है। सीमांत यानी सीमा वाला भाग होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शिल्प अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है और इसकी औसत प्रवणता जो है 1 डिग्री या उससे कम होती है। ठीक है,
ये सेल्फ, इसमें नया शब्द नया पॉइंट जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय सेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि महाद्वीपीय सेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूली तलछटी अवसाद जो होते हैं जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। यानी हम लोग पढ़े हैं और आगे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही गई है। आगे देखिए, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई जो है वो 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण गर्तों की बात की गई है। सबसे पहले है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11022 मीटर है और यह प्रशांत महासागर में है। अगर पूछा जाए आपसे प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त, तो मेरियाना गर्त है, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। आगे है टोंगा गर्त, जिसकी गहराई 9000 मीटर है और यह भी प्रशांत महासागर में ही है। फिर है मिंडनाओ गर्त, इसकी गहराई 10,500 मीटर है और यह भी प्रशांत महासागर में है। दोस्तों, मिंडनाओ गर्त के बारे में बता दूं कि यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। आगे है प्यूरिटो रिको, जिसकी गहराई 8392 मीटर है और यह अटलांटिक महासागर में है, पश्चिमी द्वीप समूह के पास। पश्चिमी द्वीप समूह को ही अंग्रेजी में वेस्ट इंडीज कहा गया है। आगे है रोमसे गर्त है, जो उसकी गहराई 7254 मीटर है और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। प्यूरिटो रिको के बारे में बता दूं कि यह अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है। अब अंत में है सुंडा गर्त, जिसकी गहराई 8152 मीटर है और यह पूर्वी हिंद महासागर में जावा द्वीप समूह के पास है। ठीक है, तो सुंडा गर्त जो है वह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखी गई है। वर्तमान समय में लगभग 57 गर्तों की खोज की गई है, जिसमें से 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में तथा 6 गर्त हिंद महासागर में है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। दोस्तों, 35 प्रति हजार का अर्थ हुआ कि 1000 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम लवणता की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिखी हुई है कि 24.7 प्रति हजार ग्राम की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। अगर किसी जल में 24.7 प्रति हजार ग्राम, देखिए प्रतिशत के बाद भी एक बिंदु है नीचे में, यह प्रति हजार ग्राम का सूचक है। तो 24.7 प्रति हजार ग्राम की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा रेखा माना गया है। यानी कि अगर कोई जल की लवणता इतना है तो ये खारा जल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा कहते हैं। अगर कोई समुद्रों में समान खारेपन वाले स्थान है और उसको मिलाकर अगर कोई रेखा खींचा गया है तो उसे समलवन रेखा कहते हैं। इसको आइसोहेलन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे है 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के जो भाग है, समुद्री भाग है, उसमें लवणता अधिक पाई जाती है। अगर लवणता की दृष्टि से बात की जाए तो तुर्की का वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 330 प्रति हजार ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम वान झील के जल में 330 ग्राम लवण की मात्रा है। और दूसरे स्थान पे यहाँ पे मृत सागर है। हालांकि मृत सागर की लवणता 238 प्रति हजार ग्राम है। दोस्तों, यहाँ पे बताते चलूँ कि तीसरे स्थान पे जो है वो है ग्रेट सॉल्ट लेक। यह यूएसए के उटाह प्रांत में है, जिसकी लवणता 220 प्रति हजार ग्राम है। ठीक है, लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। फिर से सुनेंगे, लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है जहाँ यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। समुद्री जल में अगर लवणता बढ़ रहा है तो समझ लीजिए उसके घनत्व को बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर एक ही लीटर, मान लेते हैं 1 लीटर या 1 लीटर जल में या फिर 1 किलो, अगर किलो में मापते हैं तो किलो में, अगर जल में इतना लवण है तो एक तरह से समझ सकते हैं कि यह उसके घनत्व को ही बढ़ा रहा है। आगे है उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाते हैं। दोस्तों, उच्च लवणता वाले समुद्री जल हैं उनका घनत्व अधिक है, तो कहाँ बैठ जाएंगे? कम लवणता वाले जल के नीचे। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसका घनत्व अधिक होता है वह नीचे बैठता है, जिसका घनत्व कम होता है वह ऊपर रहता है। ठीक है, आगे है भूमध्य सागर की लवणता उच्च बाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। भूमध्य सागर जो है उसकी लवणता जो है उच्च बाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। दोस्तों, तापमान भी लवणता को निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो बाष्पीकरण अधिक होगा, तो जल जो है वाष्प बनकर निकल जाएगा और लवण रह जाएंगे। तो लवण जब रह जाएंगे तो किसी कम क्षेत्रफल में, मान लीजिए 10,000 लीटर में
1000 लवन है, वहाँ तापमान बढ़ा, जल वाष्प बनकर ऊपर निकल गए, तो जल की मात्रा तो घट गई लेकिन लवण वहीं पे स्थिर रह गए। तो इस तरह से तापमान भी लवणता को निर्धारित करता है। आगे है गायाट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गायाट कहते हैं। ठीक है, समुद्रों में जहाँ सपाट शीर्ष वाले पर्वत दिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गायाट कहा जाता है। आगे है प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, अभी हमने बात की प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप है। हालांकि गुआम द्वीप तो है ही, उसके पास फिलीपींस द्वीप समूह भी है। ठीक है, इसकी गहराई 11 किलोमीटर यानी 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। आगे है सोल। जलमग्न उथान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोल को फिर से समझते हैं। जलमग्न उथान का वह भाग यानी कि जल से भरा हुआ जहाँ जल की उपस्थिति है, और वह उथान का वह भाग जहाँ की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप है। क्वींसलैंड के किस दिशा में है आप कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, और यह प्रशांत महासागर में है। अब हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। प्रशांत महासागर अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग को ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से भी अधिक है। यानी दोस्तों, अगर हम समस्त विश्व के क्षेत्रफल जो है स्थलीय भाग, उसको अगर प्रशांत महासागर में रख दें तो आसानी से फिट बैठेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है। आगे देखते हैं। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरब में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। दोस्तों, अगर आप कल वाले वर्ल्ड करंट अफेयर्स वीडियो में सौदर्न महाद्वीप को देखे होंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर होगा कि किस महासागर के किस भाग में कौन सा महाद्वीप है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, ओखटस्क सागर और जापान सागर, पीला सागर जिसे पीट सागर भी कहा जाता है, पूर्वी चीन सागर इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण सागर हैं। फिर से देख लेंगे, प्रशांत महासागर में जो सागर हैं वो अधिकांशतः तटवर्ती सागर है और जो पश्चिमी भाग में है। ठीक है, इनमें बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीट सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूरब की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7300 मीटर है। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है कि महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर होती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रशांत महासागर गहरा महासागर है। ठीक है, इसकी औसत गहराई कितनी है? 7300 मीटर है। आगे हम लोग बात करेंगे, ये देखिए रेड कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब इसका हेडिंग है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। देखिए हम लोग देखते हैं, वायुमंडल के समान परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी जलधारा का स्थान ले लेती है। पेरू के, देखिए यहाँ पे पेरू लिखा हुआ है, पेरू का जिक्र है यहाँ पे। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो कहलाती है। दोस्तों, हम लोग अल नीनो के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अल नीनो एक ऐसी जलधारा है जो भारतीय मानसूनी हवाओं को भी प्रभावित करता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायु दाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायु दाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्ष में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं देखने को मिलती है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया कि जिस समय या जिस वर्ष अल नीनो की उत्पत्ति होती है, विश्व भर में मौसम संबंधी काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती है। हालांकि हर एक वर्ष भारत की जलवायु या भारत में जो है मौसम का मानसून का जो प्रभाव है वो अच्छा रहता है, लेकिन जिस वर्ष
एल नीनो की उपस्थिति होती है, एल नीनो का जन्म होता है, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया अकालग्रस्त हो जाते हैं और चीन के क्षेत्र में काफ़ी विशाल वर्षा होती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तटों पर भी काफ़ी वर्षा होती है। दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं कि दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है वो काफ़ी शुष्क है। यहाँ का एक स्थान है अरिका, जहाँ 16 वर्ष में सिर्फ 9 मिमी वर्षा होती है। तो इसीलिए एल नीनो या ये जो ENSO की घटना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ENSO क्या है। ठीक है, ENSO क्या है आप कमेंट करेंगे। आगे देखिए, इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये घटना को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इस पर क्या बोलते हैं उसको, अगर इन घटनाओं पर ध्यानपूर्वक आकलन करेंगे तो संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों, अब हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में बात करेंगे। यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है और इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। दोस्तों, ये सारे जो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलती जुलती है। दोस्तों, हम लोगों ने आगे भी बात की है, पहले भी बात कर रखा है कि किस महासागर की आकृति एस आकार की है, तो प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की। आप जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका तथा पूर्व में यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण में अंटार्कटिका है। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स का जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स या दक्षिणी महासागर के नाम से जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें। उसमें मैप के माध्यम से काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि किस महाद्वीप के किस भाग में कौन से महासागर हैं। आगे है, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर इसके मध्य तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोविड द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा तथा 400 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर चुकी हैं। इसके उदाहरण है अजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप वर्दे द्वीप, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा प्रवाल द्वीप एवं अंसेसन, ट्रिस्टा दी कन्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेड द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास सबसे अधिक चौड़ा है, तो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे है, भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर, रोमेसे, जिसका भी आगे जिक्र किया गया है, रोमेसे गंभीर। यह देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूँ। दोस्तों देखिए, भूमध्य रेखा के निकट रोमेसे है, दक्षिणी अटलांटिक में रोम से, उसी को रोमांस। यहाँ पे कभी कभी लूसेंट में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको कहीं कुछ लिख देता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर, इसे 2 भाग में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। ठीक है, उत्तरी भाग जो है डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर तथा कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर का भाग निम्नलिखित में से कौन है, कौन नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे है, अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है। इसके कारण इसकी तट रेखा की लंबाई प्रशांत महासागर व हिंद महासागर की कुल तट रेखा की लंबाई से अधिक है। तो कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। मान लीजिए कहीं पे तट अगर कटा है तो वहाँ पे बंदरगाह की एक उपयुक्त स्थिति बनती है, तो अटलांटिक महासागर में वो स्थितियाँ हैं। आगे है, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। ठीक है, अगला है हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर में मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा पर है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप जो है वो प्रवाली द्वीप है और मालदीव भी प्रवाली द्वीप ही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक प्रवाली द्वीप नहीं है, बल्कि वह उसका निर्माण हिमालय के उत्थान के समय हुआ है। ठीक है, मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है।
मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। मेडागास्कर की स्थिति अगर आपको बता दें तो ये अफ्रीका के पूरब में है। आप चाहें तो मैप में देख सकते हैं। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं, लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी भी सागरों में ही अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र हैं। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। दोस्तों, डियागो गार्सिया काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन बाद में ब्रिटेन से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीद लिया है और वहाँ पे उसने अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया है। अब हम लोग देखेंगे आर्कटिक महासागर। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर सागर से जुड़ा हुआ है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग बर्फ व हिम की मोटी परतों से ढका होता है। सेल्विज सागर इसी महासागर में है। दोस्तों, अब पांचवा महासागर का हम यहाँ पे जिक्र कर दें कि पांचवा महासागर जो है अब दक्षिणी महासागर सौदर्न ओशियन है और यह अंटार्कटिका के चारों ओर है, जो कि एक जलधारा है, आर्कटिक परिध्रुवीय जलधारा, उससे घिरा हुआ है। और इसके जो दो सागर हैं वो हैं रॉस सागर और बेडल सागर। ठीक है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जो कि वर्तमान समय में भी है। यह पाँचवें नंबर पर आ गया है। अब हम लोग महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। महासागरीय जलधारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले गर्म जलधारा को। निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांश से उष्ण, निम्न अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का अक्षांश, और वहाँ पे कैसा कटिबंध होगा, उष्ण कटिबंध होगा। तो निम्न अक्षांश से यानी कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ती है, कौन सी, गर्म जलधारा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यह जो है वो अपने आसपास के तापमान को भी बढ़ा देती है। ठीक है, अगर आप लोग हमसे विस्तार से महासागरीय जलधारा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसका एक स्पेशल वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। आगे है ठंडी जलधारा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। हमने कई बार आपको वीडियो के बीच में भी बताया है कि जो ठंडी जलधारा है वो उच्च अक्षांश यानी कि ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर, और जो गर्म जलधारा है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। ठीक है, तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ तापमान घटा देती है। जाहिर सी बात है, अगर ठंडी जलधाराएं चलेंगी तो ठंडा वातावरण को जन्म देगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं वो अपने दाईं ओर बहेगी और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। यह जो प्रभाव है वो कॉरियोलिस बल के कारण होता है। कॉरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य अवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि महासागरीय जलधाराओं की संचरण की समान व्यवस्था जो है वह बदल जाता है। कहाँ, हिंद महासागर में। क्यों? क्योंकि इस भाग में धाराओं की प्रवाह की दिशा मानसूनी हवा की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इसे एक बार फिर से पढ़ के सुना दूं कि महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद जो है वो हिंद महासागर में है। यानी कि महासागरीय जलधाराओं का संचरण का जो सामान्य विधि है उसका अपवाद देखने को मिलता है हिंद महासागर में। क्यों? क्योंकि इस महासागर में मानसूनी हवाएं चलती हैं और मानसूनी हवाएं क्या करती है कि इन जलधाराओं के दिशाओं को बदल देती है। दोस्तों, हम लोग जब विस्तार से पढ़ेंगे जलधारा तो उसमें पाएंगे कि हिंद महासागर के उत्तरी भाग में कोई विशेष प्रकार की जलधाराएं नहीं बहती हैं, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर तुलनात्मक रूप से फॉलो करता है महासागरीय जलधाराओं की समान व्यवस्था को। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं।
यहाँ पे तो सिर्फ नाम बताया गया है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, यह है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा। देखिए यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, आप इसको रट लेंगे, लेकिन अगर रटना चाहते हैं तो इसको रटेंगे। इसके अलावा अगर आप समझना चाहते हैं, आप मानचित्र में इसको देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे। हम आपके कमेंट के डिमांड पे एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को भी दिखाया गया है, आप इसको रटने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए हिंद महासागर की जलधाराओं को भी दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है, हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है सारगैसो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। सारगैसो सागर एक शांत जल का क्षेत्र है जिसके चारों ओर जलधाराएं बहती हैं। देखिए कौन कौन से हैं। यह गल्फ स्ट्रीम, किनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के बीच स्थित शांत जल का क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इस सागर का नाम सारगैसो सागर है। दोस्तों आगे है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो कनाडा में है एक नोवा स्कोशिया कनाडा के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर पर है, और यहीं तो फंडी की खाड़ी है। आप देख रहे हैं कितना ज़ोर से बिजली चमक रहा है और कड़क भी रहा है बहुत ज़ोर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की जो ऊंचाई है वहाँ 15 से 16 मीटर तक होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो समाप्त होता है। आज मुझे भी लगता है कि मैं उतने अच्छे से आपको बता नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर से मैं कोशिश करूँगा अगले बार से। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करिए, तो ऐसा जल्दी में मुझे करना पड़ रहा है। कल किसी तकनीकी कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताएं। आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी कमेंट में बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि जलधारा पर एक प्रॉपर वीडियो बने तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।